Welcome back, everybody. I am here again to discuss the last topic of your chapter 1 of history. So, congratulations, this is the last topic we have. The first, which we will divide in the topic, will be the emergence of regional state. कि regional states आए, then where did they go? The question is आए और फिर कहाँ चले गए? That's the question. फिर उसके बाद देर इज़ अ टॉपिक इमर्जिंग न्यू रिलीजन एंड एग्जिस्टिंग रिलीजन्स कि एग्जिस्टिंग का क्या हुआ और नए रिलीजन्स का आना कैसे हुआ, हाउ डिड दिस हैपन. सो फॉर विच पीरियड आर वी टॉकिंग अबाउट? कैन यू गेस? few of you know that we were talking about the medieval period. हम medieval period की history को बहुत अच्छे तरह से पढ़ रहे हैं. Now let's talk about the regional states develop. Were they not part of medieval empire? That's the question. Medieval में empires थे तो regional states उनका part थे या नहीं थे? Of course ये उन्हीं का part थे. They were their part only. But how were they the part? Let me tell you with the story. So what happened basically? रीजनल स्टेट्स वर पार्ट ऑफ मेडिवल एम्पायर ओनली. मेडिवल एम्पायर जब स्टार्ट होता है तब हर्षास की डिसइंटीग्रेशन हो गई. सबसे पहले हर्षास का जो एम्पायर था वो डिसइंटीग्रेट हो गया. और व्हाट डू यू मीन बाय डिसइंटीग्रेशन? यू कैन से इट इज प्रोसेस ऑफ कमिंग टू पीसेस और यू कैन से प्रोसेस ऑफ लूजिंग स्ट्रेंथ. उसने अपनी स्ट्रेंथ लूज कर ली और उसका जो एम्पायर था दैट वॉज डिवाइडेड इंटू रीजनल स्टेट. दिस वॉज द वन पार्ट ऑफ द स्टोरी. But it joined again to the kingdoms of emperors and rulers of India. दोबारा से these regional states, they joined back to the kingdoms of emperors and rulers of India. If you could see here is written relapse. That means kingdoms. It was joined back. We are talking about Harshas. What else happened? In 800 CE नॉर्दर्न इंडिया रीजन में रीजनल किंगडम थे वो राजपूत डायनेस्टीज़ के अंदर आ गए. सदर्न में चोलाज ने टेक ओवर कर लिया पांड्याज एंड पलवास को. दैट इज़ व्हाट हैपेंड इन द नॉर्दर्न इंडिया एंड द सदर्न इंडिया. आते आते व्हेन 13th century happened, then तुर्क्स केम. सो दिस वॉज द पर्सन गयाज उल दिन बाल्बन. इसने ऑलमोस्ट इंडिया कवर कर लिया. फ्रॉम वेयर डिड ही कवर इंडिया? इफ़ यू कुड सी, बंगाल इन द ईस्ट टू गजनी, अफगानिस्तान इन द वेस्ट, ओवर मोस्ट ऑफ साउथ इंडिया. सो देन अगेन अ बिग एम्पायर केम इन टू फोर्स. यहाँ पे डिसइंटीग्रेट हुआ, रीजनल स्टेट बने, फिर से किंगडम्स के अंदर आए, फिर से एक बड़ा एम्पायर आया तुर्क्स का. उसके बाद एक और भी स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर आया मुगल्स का. उन्होंने नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, दे कवर्ड ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ इंडिया. बट 18th century में फिर से क्या हुआ? व्हाट हैपेंड इन 18th century? उनके जो चीफ्टियंस थे, अभी व्हाट आर द चीफ्टियंस? दे नथिंग बट चीफ्टियंस, द लीडर ऑफ अ क्लैन. किसी एक पर्टिकुलर क्लैन के, किसी एक फैमिली के चीफ्टियंस थे, ठीक है, जिनके अंडर काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे थे. वो इंडिपेंडेंट हो गए, वो मुगल से अलग हो गए. दे मेड देयर ओन रीजनल स्टेट्स एंड रिमेन्ड सो. ऐसा ही रहा जब तक ब्रिटिशर्स पावर में आए. सो यू कैन से द रीजनल स्टेट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ. उनके स्टार्ट होने से कुछ डिफरेंसेस आए होंगे, दैट वी विल स्टडी. बट अगैन इट बिकेम द एम्पायर्स, अगैन इट बिकेम द रीजनल स्टेट्स. यू गॉट इट नाउ? Let's process real quickly and we're going to finish our chapter. In 6th century, there were few things which affected due to regional states. What were those? So सबसे पहले तो these regions were associated with specific ruling dynasties that help in developing regional cultures. रूलर्स के नीचे थे, उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बना ली रीजनल स्टेट्स ने. अगर आइडेंटिटी बनेगी तो समथिंग न्यू विल कम आउट. So language is what which developed as a cultural heritage part of these regions. So a new language, Hindavi, emerged out of the Persian and Hindi mix. Persian was a language which was used by the rulers of Delhi and the Mughals. Fine, this is something. Hindavi क्या है, कहाँ से आई, and all those process that we will study later on. So language में there was a development ड्यू टू दीज रीजनल स्टेट्स जो स्टार्टिंग में अराउंड मतलब 800 CE और 6th century के अराउंड हुए हैं.
Moving little further, we are moving towards emerging new religions and existing religion. Existing religions का क्या हुआ और new religions कहाँ से आए और कैसे आए, what were the thinking of the people, that's what we are going to study. First we have revival of Brahmanism, then we have Bhakti movement, and then we have evidence of Islam. Now let's have a quick review. What is under revival of Brahmanism? So basically we will say that Brahmanism came into dominant group of society. That's what the thing was. हुआ क्यों? Their knowledge of Sanskrit and classical text earned them respect as they consolidated their position with the support of new groups of rulers like Rajputs and South Indian kings who were Hindus. अभी Brahmanism बहुत ही powerful हो गया उस time पे. And which religion which was followed actually declined, that was Buddhism. Buddhisms के वेराज की destruction होगी. That was the Buddhist monasteries होती थी जहाँ पे monks and all rainy seasons के time पे रहते थे, अपना प्रचार करते थे. तो that fall down. इनकी knowledge देखते हुए ब्राह्मण की इनको बहुत ज़्यादा respect मिल गई. And mostly उस time जो rulers rule कर रहे थे they were Hindus, so they got lot of respects. उनकी including worship of deities, construction of temples, this happened, increased. भक्ति मूवमेंट. नाउ इसके ऊपर भी एक और चीज़ आई. पीपल थॉट दैट भक्ति इज समथिंग विच कैन कनेक्ट देम टू गॉड, स्पिरिचुअलिटी. सो व्हाट हैपेंड? medieval India, due to the emergence of new social groups and subcasts, gave rise to the Bhakti movement. This movement was on a belief that shunned all kind of rituals. उन्होंने कोई rituals नहीं follow करी, सिर्फ उनका काम क्या था? भक्ति को follow करना, devotion towards God, God का नाम जपना, which gave them popularity like Kabir, Mirabai, Ravidas. They promoted bhakti as a means. उन्होंने किसी गॉड को नहीं मानते. They just said that आपको सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना करनी है, you will get everything. Then is evident of Islam. Now that's also an important part. Read this paragraph on page number 19, you'll get to know. ट्रेडर्स और इमिग्रेंट्स इस्लाम को लेके आए. पहले इस्लाम नहीं था, मेडिवल पीरियड से पहले इस्लाम वाज नॉट देयर. इस्लाम इज़ अ रीजन फॉर मुस्लिम्स, और इस्लाम के भी 2 पार्ट्स यहाँ पे डिस्क्राइब करे गए हैं. तो दे बिलीव कुरान में द वर्ड ऑफ गॉड इज़ रिटन. हु आर द 2 पीपल जिनके बारे में लिखा गया है इन पर्टिकुलरली कुरान? सुनीज एंड शिया इन इस्लाम. सुनीज, सुन्नाज और ट्रेडिशन फॉलोड बाय द प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद. ठीक है, दैट्स द मेन थिंग. देन उनके सन इन लॉ, मोहम्मद के सन इन लॉ जो थे, उनके बारे में, शिया के बारे में लिखा गया, द लीडर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी. तो इन्होंने अपने जो हैं ट्रेडिशंस इसमें लिखे गए हैं. लेजिटिमेट वर्ड सेज हैविंग लीगल सेंक्शन. उनको लीगली आगे फर्दर मुस्लिम्स का लीडर ऑफ कम्युनिटी बनाया गया. तो इनके बारे में लिखा. दे सेड हमारा जो कुरान है दैट बिलीव्स इन वन गॉड एंड पीपल शुड बिलीव. हिंदुज़म ने उसको बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करा है. इवन हिंदू स्टार्टेड लाइकिंग इस्लाम, और दे वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इस्लाम. आई विल टेल यू द रीज़न फॉर दैट. देयर इज समथिंग कॉल्ड सूफिज़म. आपको पता होगा, सूफी सॉन्ग्स एंड ऑल दोज. दैट एक्चुअली केम इनटू अमालगमेशन. दैट मीन्स कंबाइन होके आया वो हिंदूज़ के साथ. तो वहाँ पे क्या होता था? सूफिज़म गाने से ऐसे लगता है जैसे गॉड मिलता है, डिवाइन पावर है, और डॉक्ट्राइन जैसे रूल्स एंड ऑल ऑफ हिंदूज़ एंड बुद्धिज़्म के, वो रूल्स, all these rules brought doctrine of forced the things into one god. They said कि हम सब एक हैं. Here the thing uniting thing came कि कोई भी हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है. अगर सूफ़ी फॉलो करते थे दैट मीन्स देयर इज़ ओनली वन गॉड, एंड सब ही वो उस जो भगवान के है वो बंदे हैं. दैट्स व्हाट दे सेड. सूफिज़म वाज एबल टू अट्रैक्ट मैनी हिंदूज टू इस्लाम एंड डिड नॉट बिलीव इन सोशल क्लास. अभी हिंदूज़ में सोशल क्लास वॉज वेरी वेरी प्रेवलेंट, बट इन सूफिज़म it was not, they were not considering social class. So of course Hindus were attracted कि every human being is equal. Sufism actually came somewhere from Islam itself. So automatically Hinduism was attracted towards the Islam as a new religion. Thank you. Here we end our chapter number 1 of history.